हेलो दोस्तों, बीपीएससी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसमें अब आधुनिक भारत के इतिहास हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बीपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंस और प्रीवियस क्वेश्चन जो होगा उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज ब्रिटिश भारत पर अधिकार, उस समय भारत की परिस्थिति, ब्रिटिश के सफलता के कारण और नीति, विभिन्न चरण जो 39, 40, 41 इन सभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका सबसे पहले हमको डायमेंशन देखना होगा, किस तरीके से डायमेंशन बनाएंगे। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को समझने में हमको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डायमेंशन हम समझ गए तो फिर उस क्वेश्चन को हम आसानी से समझ जाएंगे। इसको किस तरीके से डायमेंशन को समझना है, यहाँ पर देखिए। जैसे परिस्थिति का कारण हो गया, परिस्थिति और उसका कारण, विभिन्न चरण, किस किस चरण में अंग्रेज भारत पर अधिकार करते गए और उसका क्या क्या कारण था, ये सब यहाँ पर देखेंगे विभिन्न चरण में। उसके बाद लास्ट में देखेंगे सफलता के कारण, अंग्रेज आखिरकार क्यों सफल हुए भारत पर अधिकार करने में। इसका पहले विभिन्न चरण का पृष्ठभूमि देखेंगे। उसका फर्स्ट चरण 1717 से 65। फर्स्ट चरण में कंपनी का रियासतों के लिए संघर्ष करता है। कंपनी बस विभिन्न रियासतों के लिए संघर्ष करता है, छोटा छोटा, क्या कि अब मुग़ल कमज़ोर हो गए थे और मराठा भी पानीपत के युद्ध के बाद उसका भी स्थिति एकदम कमज़ोर ही हो गया था। इस कारण से 1765 के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इससे कंपनी को बहुत रियायतें मिलती है। और 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत भी बहुत हो जाता है। तो भारत पर अधिकार करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा चरण यहाँ पर देखेंगे 1765 से 1818, घेरे की नीति। जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आए तो घेरे की नीति अपनाए। घेरे की नीति का मतलब हो गया जैसे अपना सेना को किसी रियासत के अंदर में रखना और वहाँ पर उसको, जैसे इसका सीधा सा मतलब होगा से कि अगर किसी अपना राज्य बचाना है तो बगल वाला राज्य की सुरक्षा को देखना होगा। जैसे हम बगल वाला राज्य को सुरक्षा देंगे तो मेरा अपना राज्य सुरक्षित रहेगा। यही घेरे की नीति अपनाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद का चरण आता है 1818 से 1857। इसमें अधीनस्थ हड़प की नीति आता है। अधीनस्थ हड़प की नीति, हड़प यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है जो अधीनस्थ की नीति लेता है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है तो कुछ रियासतों को अपने में मिला लेता है। 1843 में सिंध का विलय कर लिया लॉर्ड एलनबरो ने। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आता है तो उसका सबसे विवादास्पद हड़प की नीति हो गया। तो यहाँ पर हड़प की नीति देख लेते हैं। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो फिर कंपनी के शासन को समाप्त करके उसमें अब लॉर्ड का शासन का अब अधिकार होने लगा, जो अधीनस्थ संघ की नीति कहलाई। उसके बाद 1935 से 1947 का चरण आता है समानता, संघात्मक और नीति। इस नीति के तहत 35 से 47 तक शासन किया। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर विभिन्न चरण को देख लेना चाहिए। विभिन्न चरण इस पूरे डायग्राम को अच्छे से रीड करना चाहिए पहले। उसके बाद क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, हमेशा पूरा एक बार में नहीं पूछता है। इसमें जैसे पूछ लेगा वहाँ पर परिस्थिति और कारण में सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, किसी एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, किसी में ये दोनों मिला के पूछ लेगा, किसी एग्जाम में ये दोनों मिला के पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा शॉर्ट ब्रीफ में अगर पूछ लेगा सीधे कैसे अधिकार किया, विभिन्न कारण क्या था, तो इसमें हमको पूरा का थोड़ा ब्रीफ में आंसर देना चाहिए। जो कहा कि सबका नॉलेज हमारे पास रहेगा तो फिर हमको आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा। हम इसका विभिन्न सोर्स से आंसर निकाले हैं, विभिन्न नोट्स से, विभिन्न कोचिंग के संस्थानों के नोट्स से सबका आंसर बनाया गया है।
अपने तरफ से पूरा बेस्ट आंसर दिया गया है। इसमें क्या सुधार हो सकता है सभी आप लोग टेलीग्राम में आंसर राइटिंग करके भेजेंगे, वो हम भी देखेंगे। ठीक है, तो अब आंसर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इसका क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उसका स्थान लेने के लिए विभिन्न शक्तियाँ आपस में संघर्ष कर रही थी। वही बात बताया है, जब मुगल कमज़ोर हो गया तो सब शक्ति अब सोच रहा था अब इसका स्थान कौन लेगा। इस संघर्ष में अंग्रेज सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्योंकि यहाँ मराठा भी कमज़ोर हो गया था, निजाम भी कमज़ोर हो गया था, इसलिए अंग्रेज सफल हुए और एक नए विदेशी साम्राज्य की नींव डाली, जिसमें काफ़ी हद तक भारतीय क्षेत्रीय शक्ति जिम्मेदार थे। भारतीय क्षेत्रीय शक्ति कैसे जिम्मेदार थे? भारतीय क्षेत्रीय शक्ति इसलिए जिम्मेदार था कि क्योंकि वो लोग आपस में संघर्ष करते थे, वो लोग एकजुट होकर नहीं रहते थे। एकजुट होकर अगर लड़ते तो अंग्रेज के अधिकार में नहीं आ पाते वो भारत। इस कारण से क्षेत्रीय शक्ति भी जिम्मेदार थे। इसके कारण वे परिस्थिति और कारक जो अंग्रेजों को राजनीतिक अधिकार करने का अवसर प्रदान किया। क्या क्या कारण हो सकते हैं जो हम लिखे हैं इसमें देख सकते हैं। भारतीय राज्यों के बीच आपसी संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण कारण है। भारतीय राज्यों के बीच आपसी संघर्ष राजनीतिक रूप से, इसका विभिन्न पॉइंट में लिखे हुए हैं। राजनीतिक रूप से भारतीय शासक एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करना चाह रहा था, जिससे अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई। और हम आगे देख सकते हैं, देशी शक्तियों के प्रतिद्वंदिता के कारण राज्य की आंतरिक स्थिरता कमजोर हो गई। वही बात, प्रतिद्वंदी के कारण राज्य की आंतरिक स्थिरता कमजोर हुई, अंग्रेज इस पर चढ़ गए ऊपर से और यहाँ साम्राज्यवादी हस्तक्षेप में आसानी हुई। वही बात, अंग्रेज को बहुत आसानी हुई। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर बाहरी आकर हम लोगों को फूट डालेगा ही। जैसा कि मराठा और मैसूर के संघर्ष से अंग्रेजों के एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने में काफ़ी मदद मिला। ये सब देख सकते हैं। भारतीय राजकुमारों को विदेशी शक्ति के खिलाफ एकजुटता का अभाव था। जो भारत में राजकुमार थे उसमें विदेशी शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुटता नहीं था। पड़ोसियों के सत्ता स्थापित करने की आपसी संघर्ष था। तो एक दूसरे को सोच रहे थे हम एक दूसरे पर सत्ता स्थापित कर ले, इसलिए दोनों संघर्ष कर रहे थे। इसमें अंग्रेज कूटनीति के तरीका से सफल हो गए। और दूसरा का पॉइंट देख लेते हैं, साम्राज्य के भीतर आंतरिक प्रतिद्वंदिता। साम्राज्य के भीतर आंतरिक, जैसे अंदर प्रतिद्वंदिता है, राज्य के अंदर ही प्रशासन, जाति आदि को लेकर विभिन्न गुटों हितों समूहों का जन्म जो एक दूसरे के विरोधी थे। उदाहरण के लिए बंगाल पर नियंत्रण में मीर जाफर ब्रिटिश के साथ था। मराठा उत्तराधिकार विवाद में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, होलकर जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मराठा पेशवा के प्रति नाम मात्र की निष्ठा थी। ऐसे गुट पंजाब के रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सक्रिय हुए, जिसे डलहौजी द्वारा पंजाब पर कब्जा किया गया। इन सभी ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, जिसका अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। और तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, संसाधन जुटाने में विफलता। जैसे मराठा जैसे राज्य चौथ और स्वदेशी मुखी पर निर्भर थे, आंतरिक रूप से वे नए संसाधनों का दोहन करने की स्थिति में नहीं थे। अगला पॉइंट, मैसूर में हैदर और टीपू के अधीन संघर्ष से धन का अधिक दोहन हुआ। संसाधनों की कमी भारतीय राज्यों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में बड़ी बाधा थी, जो पहले से ही बंगाल पर नियंत्रण कर आर्थिक रूप से मजबूत बन गया था। भारतीय रियासत को संसाधनों की कमी थी, लेकिन बंगाल पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों का आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी, क्या कि उसको दीवानी अधिकार मिल गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुशल सैन्य प्रणाली। कुशल सैन्य प्रणाली में देखेंगे, भारतीय सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं थी और अनुशासित और प्रशिक्षित अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला करने में असमर्थ रही। देख सकते हैं, भारतीय तकनीक रूप से पिछड़े थे अंग्रेजों की अपेक्षा। मराठी सेना का सैन्य कुशलता और मैसूर का यूरोपीय मॉडल सेना ब्रिटिश सेना को कमजोर प्रतीत हुई। भारतीय
सेना कुशल उतना नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी सेना एकदम पूरा कुशलता के साथ लड़ रहे थे एकदम, इसलिए वो विजय हुए। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय शासकों का अयोग्य नेतृत्व। सिराजुद्दौला का दुष्ट प्रभाव और धैर्य की कमी जगत सेठ और मीर जाफर जैसे समूहों को अलग थलग कर दिया। दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव की उच्च गुणवत्ता दिखाई गई। इसमें रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में अपनी गुणवत्ता और अपनी धैर्य को बनाते हुए युद्ध का लड़ा और जीता। अब बाजीराव द्वितीय, सिंधिया, होलकर जैसे स्वार्थी नेता जो अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। टीपू की कट्टर मानसिकता और मैसूर की इस्लामी राज्य बनाने की उम्मीद जो हिंदू और अंतिम मैसूर योद्धाओं पर निर्भर थे। छठा पॉइंट हम देख सकते हैं, भारतीय शासकों में कूटनीतिक कौशल और सामरिक दूरदर्शिता का अभाव। सहयोगियों को जीतने और दुश्मन को अलग थलग करने की अंग्रेजों के पास बेहतर कूटनीतिक कौशल था। अदूरदर्शिता और खराब कूटनीति के कारण मैसूर मराठा निजाम ने आपस में साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं की, आपसी मतभेद जारी रखा। वही बात हुआ, आपसी हम मतभेद रखेंगे तो फिर हमारे सामने जो आएगा वो हमसे जीत के चला जाएगा। 1776 में ब्रिटिश संधि और सहायक संधि दक्षिण में अंग्रेजों के आसान बना दिया। जो सहायक संधि था वो सब दक्षिण में अंग्रेजों को अधिकार करने में सहायक बना दिया। 7वां पॉइंट देख सकते हैं, भारत में फ्रांसीसी का उन्मूलन और भारत में क्राउन सैनिकों का आगमन। भारत में 1760 में वानरीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी का उन्मूलन कर दिया गया, भगा दिया गया यहाँ से। अब ब्रिटिश क्राउन के अब कंपनी अधीन हो गए। यहाँ पर फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों का मुख्य यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे। जो फ्रांसीसी थे भारत में अंग्रेजों का मुख्य यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे, जिसे 3 कर्नाटक युद्धों के कारण फ्रांसीसी का सामना हुआ, अंग्रेज सफल हुए। बड़ी संख्या में क्राउन सैनिकों का भारत में आगमन जो भारतीय सैनिकों की तुलना में ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्ति बढ़ गई। इस प्रकार स्थानीय शक्ति के बीच मौजूदा प्रतिद्वंदता और क्षेत्र में अस्थिरता राजनीतिक स्थिति ने अंग्रेजों को राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए अनुकूल आधार प्रदान किया, जबकि आर्थिक स्थिति ने अंग्रेजों को भारतीय सत्ता स्थापना में इच्छा प्रदान की और भारत के भाग्य निर्माता बन गए। अब अंग्रेजों का भारत पर अधिकार का विभिन्न चरण हम देख लेंगे, जो हम लोग डायमेंशन में देखे हुए थे विभिन्न चरण, उसको हम विस्तार से देखेंगे। अंग्रेजों का भारत पर अधिकार का विभिन्न चरण। 1717 तक अंग्रेज का बंगाल पर अधिकार, ये सब विस्तृत क्वेश्चन में हम दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, कंपनी रियासतों के लिए संघर्ष 1717 से 1765। 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में अस्थिरता आ गई और विभिन्न क्षेत्रीय राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और मराठे और अपनी सर्वोच्चता साबित कर रहा था। फलस्वरूप अंग्रेजों ने रियासतों में अपना हस्तक्षेप की नीति अपनाई और उनकी राज्य में अराजकता का लाभ उठाया। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठा राज्य कमजोर हो गया था और उसके अंदर आपसी फूट हो गई थी, जिससे अंग्रेजों को लाभ हुआ। बंगाल पर अधिकार को लेकर प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज विजय हुए तथा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो अंग्रेज का कठपुतली बनकर रहा। बक्सर का युद्ध, उसी में 1764 में बक्सर का युद्ध आता है। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत के तत्कालीन सर्वोच्च शक्ति शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध का नवाब के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और अंग्रेज अपनी योग्यता को साबित की। इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद इलाहाबाद की संधि तो आप जानते ही हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा को उसको दीवानी मिल गई अंग्रेजों को। उसके बाद दूसरा जो आता है घेरे की नीति, वारेन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति यहाँ पर देख सकते हैं। जो द्वैत शासन 1765 में जब क्लाइव ने बंगाल में लगाया, द्वैत शासन बंगाल में क्लाइव ने लगाया, तो उसके बाद सब बहुत शोषण हुआ। यही इसमें ब्रीफ में दिया हुआ है। घेरे की नीति, वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, कंपनी अपने राज्य के चारों ओर मध्यस्थ बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। वही बात हुआ जो हम बगल में रखेंगे सभी राज्य को सुरक्षित, तो मेरा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। केवल अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, इसका केवल उद्देश्य था अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। उसके लिए पड़ोसी राज्यों में अपनी सेना उसकी खर्च पर रखना समझौता किया जाता था। विलेजली ने अपनी नीति के तहत भारतीय रियासतों के संबंध में परिवर्तन आया तथा इसका उद्देश्य
भारतीय रियासतों की रक्षा कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य किया गया। जैसे बेलेजली आया तो फिर उसको बाध्य किया गया कि आपको रखना ही पड़ेगा जैसे हो, पहले बाध्य नहीं थे। उसके बाद सहायक संधि आया, बेलेजली का सहायक संधि देख सकते हैं। यह संधि, सहायक संधि वही किया जाता था जिसे सैनिकों को रखना, ये सब यही इस सहायक संधि के अनुसार ही किया जाता था। विभिन्न सहायक संधि, जैसे इस सहायक संधि पर सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद का निजाम, तत्पश्चात तंजौर 1799 में, मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में आदि ने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 1713 तक अधिकतम भारतीय रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। 1813 तक बहुत पर अधिकार कर लिया। अब तीसरा, अधीनस्थ की हड़प की नीति। अधीनस्थ हड़प की नीति आ जाएगा 1813 से 1857। यहाँ पर वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है, लॉर्ड विलियम वेटनिक आ जाएगा, एलन बरो आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ये सब का काल इसमें है। यहाँ पर देख सकते हैं 1813 से 1823 तक युद्धों को भारतीय रियासतों के समय में नया मोड़ आया, जिसमें भारतीय साम्राज्य भावना जाग उठी और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत का विकास आरंभ हुआ। जो अब संधि की जाती थी उसमें कंपनी अधीनस्थ सहयोग और कंपनी का सर्वोच्चता को स्वीकार करने के बाद किया जाता। अब जो संधि की जाती थी उसमें कहा जाता है कि आपको कंपनी का अधिकार स्वीकार करना पड़ेगा आपको पूरी तरह से। अब कंपनी रियासतों के आंतरिक और बाह्य कंपनी का अधिकार हो गया। बाह्य प्रभु सत्ता में जैसे हमको अंदर का जितना कार्य रहेगा उसमें हम अपना अधिकार करने लगेंगे, अपना हस्तक्षेप करने लगेंगे, वही प्रभु सत्ता में अधिकार करने लगा अंग्रेज लोग। 1833 का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी का स्वरूप बदल गया। अब कंपनी को अपना व्यापारिक अधिकार खो दिया। कंपनी अब अपना व्यापारिक अधिकार खो दिया, अब केवल उसको राजनीतिक कार्य में साथ देना था। यहीं से बदलाव हुआ पूरा भारत पर अधिकार करने का। उसको अब राजनीतिक कार्य में साथ देना था केवल। अब रियासतों के उत्तराधिकार के लिए कंपनी की पूर्व आज्ञा लिया जाता था। अब रियासतों को अगर उत्तराधिकार भी किसी को बनाना है तो उसको कंपनी से पहले पूर्व आज्ञा लिया जाता था किसको बनाया जाए। इस कारण से जिसे इसके अंतर्गत मैसूर, कचार, कुर्ग, एलनबरो के समय सिंध आदि का विलय किया गया। विलय के सबसे विवादास्पद संधि सिद्धांत है तो विलय का सिद्धांत है, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। इसमें जब लॉर्ड डलहौजी के विलय के सिद्धांत के अनुसार जिस राज्य का वास्तविक पुत्र नहीं होता था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, जिसका वास्तविक पुत्र नहीं है उसको विलय कर लेंगे, ये पूरी तरह से धांधली हुई। इसमें द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के बाद इसको मिलाया गया, इसको हड़प नीति के सिद्धांत पर नहीं मिलाया गया, जब इसको युद्ध के से मिलाया गया। विलय के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले जैतपुर और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया, बगहाट को 1850 में। ये सब क्वेश्चन पीटी में ही पूछा जाता है कब किसको मिलाया गया। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया गया। 1856 में अवध को कुछ प्रशासन के आरोप में भी इसको मिला लिया गया। अब उसके बाद की नीति आती है अधीनस्थ संघ की नीति। जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद ब्रिटिश समझ जाते हैं जैसे कि अब यहाँ पर सही से काम करना होगा, भारतीयों के लिए भी कुछ रियासतें देनी होगी, तो हम यहाँ पर रह पाएंगे, नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए अधीनस्थ संघ की नीति लाया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया। अब सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। 1857 के महान विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी के शासन को समाप्त कर संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश संसद क्राउन को दे दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि जो कंपनी द्वारा संधि किया गया वो हम जारी रखेंगे। अब आगे भी
आगे अब विलय की नीति नहीं अपनाई जाएगी। और उसके बाद चेम्सफोर्ड 2019 के सुधार अधिनियम आया, जिसका विधिवत उद्घाटन 1921 में हुआ। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। समानता इसके बाद 1935 से 1937 का जो हो जाएगा समानता संघात्मक नीति 1935 से 1947। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय विधान सभा का अधिक अधिकार दे दिया गया, लेकिन राजाओं की इच्छा पर यह निर्भर करता था कि चाहे वह स्वतंत्र रह सकता था या इसमें अधिकार दिया गया से कोई रियासत मिलना चाहता है तो मिले, नहीं मिलना चाहता है तो नहीं मिले, उसको स्वेच्छा पर आधारित था। या इस प्रकार अंग्रेज काफ़ी हद तक भारत में एकीकरण में सिद्ध है। ये हम पॉइंट लास्ट में दे सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजों काफ़ी हद तक भारत के एकीकरण में सहायक सिद्ध हुआ। इसका हम निष्कर्षतः हम अब बता सकते हैं जैसे कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्थानीय शक्तियों के बीच मौजूदा प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्र में अस्थिर राजनीति ने अंग्रेजों को राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान किया, जबकि आर्थिक संपन्नता ने अंग्रेजों को भारतीय सत्ता स्थापना में इच्छा शक्ति प्रदान की और अंग्रेज भारत के भाग्य निर्माता बन गए। इसको हम निष्कर्ष एकदम टू द पॉइंट हम लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं निष्कर्ष को। और सफलता के कारण वीडियो ऐसे लंबा बहुत हो गया, इसलिए सफलता का कारण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसको हम सिर्फ विभिन्न चरण को हम अभी नोट डाउन कर लिए हैं। विभिन्न चरण को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा इसको लिख करके। हम इसका आंसर को देखेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। आप सभी लोग को भेजना है आंसर को टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सफलता का जो कारण है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ये 2 पेज का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सफलता के कारण ये सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता के कारण भाई अंग्रेज सफल हुए तो हुए क्यों, इस प्रकार हम देख सकते हैं। इस यहाँ पर अब वीडियो मेरा ख़त्म हो जाता है। अब आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, एक बार अपने से सही से पढ़िएगा, उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है और लिखिएगा। उसके बाद फिर अपने कॉपी में पढ़िएगा तो देखिएगा आपको कितना अच्छा कंटेंट लगेगा। सो अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम फिर कल या परसों डालेंगे। जब तक ये पूरा ब्रीफ में चला आएगा टेलीग्राम चैनल में, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, जिससे आप लोगों को फिर याद करने में भी और लिखने में भी दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों का आंसर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आंसर, तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको अपने तरीक़ा से सही करने का प्रयास करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।